अब हम पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी की अवधारणा पर चर्चा किए। इसके आगे बढ़ते हुए पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में पारिस्थितिकी की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की गई थी और इस बात की चर्चा की गई थी कि अवधारणा कब उत्पन्न हुई और इसके पीछे क्या कारण थे, और इस अवधारणा के आने के बाद फिर कौन सी अवधारणा आती है, इसकी चर्चा की है। तो उस पारिस्थितिकी के बाद जो अवधारणा आती है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी की ही वैज्ञानिक व्याख्या टांसले महोदय ने किया और उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग किया पारिस्थितिकी तंत्र का। इसको हम बड़े सरल शब्द में अगर हम समझें तो पारिस्थितिकी तंत्र परिवेश के अध्ययन की बात करता है। प्रकृति में के परिवार के बारे में अध्ययन करता है। आप लोग परिवार के बारे में सुने होंगे। परिवार कई प्रकार के होते हैं। बड़े परिवार होते हैं, छोटे परिवार होते हैं। जो बड़े परिवार होते हैं उनको संयुक्त फैमिली कहते हैं, छोटे परिवार को न्यूक्लियर फैमिली। तो हर परिवार के अपने एक सदस्य होते हैं, किसमें कितने कुनबा में कौन कौन से सदस्य होते हैं और छोटे परिवार में कौन कौन से सदस्य आते हैं। जब हम परिवार की तरीके से ही हम पारिस्थितिकी तंत्र को भी समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को टांसले महोदय ने जब परिभाषित किया तो उनका ये कहना था कि किसी विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र के रहने वाले जीवधारियों के समूहों के बीच उस वातावरण में मौजूद जैविक और अजैविक घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह और खाद्य श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित होती हैं, तो उस क्षेत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उनका यह कहना है कि जैसे मान लीजिए कि यह नदी का क्षेत्र है, यह पहाड़ का क्षेत्र है, जहाँ पर पर्वत भी हैं और यहाँ जल है, मछलियाँ हैं। इस नदी का जो क्षेत्र के जानवरों का जो व्यवहार है, जो उनका कल्चर है, संस्कृति है, पर्वत पर रहने वाले जानवरों की संस्कृति से भिन्न होती है। सबका अपना एक सिस्टम होता है। सब लोग अपने हिसाब से अपनी निर्भरता निर्धारित किए रहते हैं। कौन किस पर निर्भर होता है, वहाँ पर इसका अलग होता है और यहाँ पर अलग होता है। तो एक परिवार दूसरे परिवार से सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता के रूप से वो अलग होते हैं। इसी को समझाने का प्रयास वैज्ञानिक ढंग से पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से टांसले महोदय ने किया। हम इसको जो है एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। आप समझिए, इसकी संरचना पर हम चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि प्रकृति के परिवार में, पारिस्थितिकी तंत्र को आप प्रकृति का परिवार समझिए। प्रकृति के परिवार में कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी प्रकृति के परिवार में मुख्यतः 2 लोग होते हैं। कौन होता है? एक सजीव होता है, एक जीवित प्राणी है इस प्रकृति के परिवार में, और एक निर्जीव घटक है। सजीव को हम जैविक घटक भी कहते हैं और इसे हम अजैविक कहते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से हम पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को समझेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा कि प्रकृति के परिवार में हमें प्रथम दृष्टया 2 घटक दिखते हैं, जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव। अब हम ये देखते हैं कि प्रकृति में जो सजीव हैं यानी जो जीवित प्राणी हैं वो कितने प्रकार के हैं। वह हमें 3 प्रकार के दिखते हैं। प्रकृति के परिवार में 3 जो है सजीव हैं। एक उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है और तीसरा अपघटक है। प्रकृति के परिवार में सबसे पहले हमने देखा कि 2 लोग मौजूद हैं, एक सजीव है, एक निर्जीव घटक है। फिर सजीव में यानी प्रकृति में ये 3 हैं
जो सजीव हैं, जैविक घटक जिसको कहते हैं, एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है और एक अपघटक है। जो उत्पादक है, उत्पादक के अंतर्गत कौन आएगा, उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा और अपघटक के अंतर्गत कौन आएगा, अब हमें यह समझना है। जो उपभोक्ता है वह मुख्यतः दो प्रकार का है। प्रकृति में जो खाने का काम करता है, जो किसी पर निर्भर है, इस तरह की जब हम प्राणी देखते हैं तो वो दो प्रकार के देखते हैं, एक शाकाहारी दिखता है और दूसरा मांसाहारी दिखता है। ये दो प्रकार के उपभोक्ता हैं। और एक कॉमन उपभोक्ता है जिसको हम सर्वाहारी कहते हैं, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और अपघटक की बात करते हैं। अपघटक को हम मृतपोषी भी कहते हैं। इसका मतलब यह, जो सड़े गले अवशेषों पर जीवित रहते हैं उसको हम मृतपोषी कहते हैं। उन्हीं को अपघटक कहते हैं, जैसे दीमक, जू, जीवाणु। दीमक, जू, जीवाणु, ये जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारे प्रकृति के ये सदस्य हैं। सजीव घटक, निर्जीव घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीन सजीव हैं। उपभोक्ता दो प्रकार का दिखता है, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है। एक कॉमन है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और ये उत्पादक आपको दिख ही रहा है। अपघटक है मृतपोषी, यानी जो अवशेष सड़े गले हैं उस पर ये अपना जीवन निर्भर करते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है, पौधे आते हैं, पेड़ पौधे, घास, ये उत्पादक है। उत्पादक का तात्पर्य है कि जो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है उसको हम उत्पादक कहते हैं। और शाकाहारी के अंतर्गत कौन आ जाएगा, जो इन पर निर्भर है, जो पौधे और घास फूस पर जो निर्भर हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे हम बकरी कह सकते हैं। इसके बाद ये मांसाहारी है, जो शाकाहारी पर निर्भर है, ये हो गया आपका शेर। तो ये जितने प्रकृति के ये सदस्य हैं सबकी मृत्यु भी निश्चित होती है। पेड़ पौधे की भी मृत्यु होती है, शाकाहारी भी मरेगा, सर्वाहारी भी मरेगा, मांसाहारी भी मरेगा। और इसके बाद जब ये मृत हो जाते हैं तो इनको खाने का काम कौन करता है, मृतपोषी करते हैं। और फिर इनको खा करके, सड़ा गला करके, फिर उनको मृदा में मिला देते हैं। और मिलने के बाद फिर ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और फिर जब ये चीज़ें जब यहाँ समाप्त हो गई, सड़ गल गई, तो यहीं से पुनः एक पौधा और जन्म लेता है। यहीं से पुनः एक पौधा और जन्म लेता है। और फिर इस पौधे को बकरी खाता है, फिर बकरी को शेर, और फिर सबकी मृत्यु होती है। और इस तरीके से ये चक्र पुनः चल बैठता है। तो इसी चक्रण को हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो परिवार हैं उसको आप समझिए फिर से। उसमें दो मुख्य घटक हमको देखते हैं, सजीव और निर्जीव। जो सजीव है हमें प्रकृति में तीन प्रकार का दिखता है, एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है, एक अपघटक है। अपघटक को मैंने बताया मृतपोषी है, यानी कि जब उत्पादक और उपभोक्ता के अवशेषों पर ये निर्भर होते हैं मरने के बाद, इसीलिए उनको मृतपोषी कहते हैं। और ये दीमक, जू और जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। जो उत्पादक है वो घास फूस और पौधे के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता दो प्रकार का है, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, और बीच में एक कॉमन भी है जो दोनों पर निर्भर है। और इन सभी की भी मृत्यु होती है, उत्पादक की भी मृत्यु होगी, शाकाहारी की भी, मांसाहारी की। तब जाकर के जो अपघटक हैं इन सभी प्राणियों को, सभी अवशेषों को अपघटित कर देते हैं। और फिर इसके अपघटन के बाद वो स्वतः फिर समाप्त हो जाते हैं। और फिर यहाँ एक उर्वरक मृदा का उत्पन्न होती है, फिर यहीं से एक पौधा उत्पन्न होता है, फिर उत्पादक उत्पन्न हो जाता है, फिर शाकाहारी इस पर डिपेंड होता है, फिर मांसाहारी आता है।
और फिर अपघटक का नंबर आता है। तो इस तरीके से ये एक चक्र चलता है प्रकृति का। प्रकृति के इसी चक्र को हम जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव भू रसायन चक्र की अवधारणा को परिभाषित करता है, या जैव भू रसायन चक्र का क्या तात्पर्य है। उसमें ऑप्शन आपसे होगा, पहला कार्बन चक्र, बी ऑक्सीजन चक्र, और सी पारिस्थितिकी तंत्र के अवयवों का चक्रण। तो अगर आप इसको समझे हैं तो आप स्वतः डिसीजन ले सकते हैं कि जैव भू रसायन चक्र का तात्पर्य पारिस्थितिकी तंत्र के अवयवों का चक्रण। पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव कौन से हैं? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। सबकी मृत्यु हो रही है, अपघटक बाद में उसको अपघटित करता है, फिर यहाँ से पौधे का जन्म होता है, फिर ये चक्र चलता है और फिर एक तरीके से फिर वो अंत में आता है। तो ये सीरियल चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र का तात्पर्य है पारिस्थितिकी तंत्र के अवयवों का चक्रण। ये चीजें हो गई। अब आप और समझिए, घास फूस इसे हम जो उत्पादक है इसे हम कहते हैं प्रथम पोषण स्तर। इसे हम कहते हैं प्रथम पोषण स्तर। इसको हम कहते हैं द्वितीय पोषण स्तर, ये प्रथम हो गया। और मांसाहारी को तृतीय पोषण स्तर और अपघटक को चतुर्थ पोषण स्तर कहते हैं। परीक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम पोषण स्तर में मैंने आपको नाम दे दिया शैवाल। शैवाल भी उत्पादक के अंतर्गत आता है। दूसरे पोषण स्तर में बकरी हो गई, तीसरे पोषण स्तर में शेर हो गया, और चौथे स्तर पोषण स्तर में ये घटक हो गए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ स्तर का प्राणी है। तो अगर आप इसको समझे हैं, इस ग्राफ को, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन चतुर्थ स्तर का प्राणी है। आपको दिया हुआ है शैवाल, बकरी, शेर और जू, और इसी में पूछ दे कि निम्नलिखित कथनों में, निम्नलिखित प्रश्न में कौन द्वितीय स्तर का प्राणी है। तो द्वितीय स्तर का प्राणी कौन होगा? बकरी। चतुर्थ स्तर का प्राणी जू, तृतीय स्तर का प्राणी शेर, और प्रथम पोषण स्तर का प्राणी शैवाल। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। लोग ये समझ नहीं पाते कि पोषण स्तर को कैसे समझा जाए। तो इस तरीके से ये पारिस्थितिकी तंत्र के ये परिवार हैं, और इस परिवार में ये घटक पाए जाते हैं। इन घटक के अंतर्गत हमने आपसे पोषण स्तर की बात की। जब हम पोषण स्तर की बात करते हैं तो एक शब्द की उत्पत्ति होती है, और वह शब्द है खाद्य श्रृंखला। वो शब्द है खाद्य श्रृंखला। आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का क्या आशय है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का क्या आशय है? इसका आशय ये होता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाले ऊर्जा के प्रवाह को, जो शब्द है वो शब्द है ऊर्जा के प्रवाह को, ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समझिए, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से, यानी यहाँ से यहाँ तक होने वाले ऊर्जा के प्रवाह को। किसके ऊर्जा के प्रवाह को? ऊर्जा का प्रवाह किसका होगा? सूर्य के। सूर्य के ऊर्जा का जो प्रवाह है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो सूर्य की एनर्जी जा रही है, उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ऊर्जा प्रवाह को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से डायरेक्ट भोजन कौन सा प्राणी बनाएगा? उत्पादक। सबसे पहले सूर्य से भोजन बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ उत्पादक के पास है। बकरी नहीं बना सकता, शेर नहीं बना सकता। सूर्य से भोजन कौन बनाएगा? ये बनाएगा। तो सूर्य की ऊर्जा किसके पास जाएगी? उत्पादक के पास। तो सबसे पहले ऊर्जा सूर्य किसके पास गई? प्रथम पोषण स्तर के प्राणी के पास गई। और फिर यह ऊर्जा घास में जाकर के कलेक्ट हो गई। फिर घास को बकरी खाया,
तो घास से सूर्य की ऊर्जा ट्रांसफर बकरी में गई, फिर बकरी से यह शेर में गया, फिर बकरी को शेर ने खाया तो फिर यह ऊर्जा शेर में गई। तो इस तरीके से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, दूसरे से तीसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रथम पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, दूसरे से तीसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है, जो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, वो कितने प्रतिशत होता है। तो प्रथम पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का जो ट्रांसफर है वो हमेशा 10% ही होता है। अगर मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश से 100 यूनिट से, सूर्य की 100 यूनिट लेकर के घास की उत्पत्ति हुई, घास ने भोजन बनाया 100 की 100 यूनिट लेकर के सूर्य की एक किरण से, और 100 यूनिट जब वो बनाया तो अपने डेवलपमेंट में 90% वो खर्च कर दिया। सूर्य के एनर्जी को अपने विकास में 90% खर्च कर दिया, बच गया उसके पास 10%। और फिर घास को खाया बकरी ने, तो घास से 10% ऊर्जा बकरी में गई, सूर्य की सिर्फ 10% गई, 90% ये खर्च कर दिया है अपने विकास में। अब बकरी क्या करेगी कि जो 10% ऊर्जा उसके पास सूर्य की गई, उस सूर्य की ऊर्जा का जो 10% है जो इससे यहाँ गई, इसका 90%, 10 का 90% यह अपने डेवलपमेंट में खर्च कर देगी, शारीरिक विकास में। तो उसके पास कितना बच जाएगा, 10 का 10% बच जाएगा। तो यह जो इसके अंदर जो एनर्जी बची है उसको शेर ले गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र है वो मात्र 10% ही है। यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक सिर्फ 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफ़र होगा। आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रत्येक पोषण स्तर तक ऊर्जा प्रवाह कितने प्रतिशत ट्रांसफ़र होती है, तो वह 10%। और आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने प्रतिशत ऊर्जा की क्षति हो जाती है, ह्रास हो जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, 90%। यानी प्रत्येक पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा ह्रास हो जाती है और प्रत्येक पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र होती है। इसको समझते हैं एक बार फिर। 100 यूनिट एनर्जी है, उससे पौधा विकसित हुआ, उसमें 90% उसने उस ऊर्जा का खर्च कर दिया अपने विकास में, उसके पास बचा 10, और इस 10 को ले गया बकरी। फिर बकरी उस 10 का 90% अपने विकास में खर्च करेगी, फिर उस बकरी से ले गया शेर, उसका बचा हुआ 10% शेर ले गया। यानी कि सिर्फ उसका 10% ही ट्रांसफ़र हो रहा है। हमें आशा है कि आप इस अवधारणा को समझ गए होंगे। पारिस्थितिकी की अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखला, इसको आपके बारे में समझ में आई होगी। एक चीज़ और है जो इसमें आपको समझना है, वह है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला बताई गई, एक शब्द है खाद्य जाल। खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला समझ में आ गया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाले ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल का तात्पर्य है कि जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जाल के रूप में उलझ जाती हैं तो उसे हम खाद्य जाल कैसे कहते हैं, एक नेट के रूप में बन जाते हैं। इसको समझे कैसे हम? मान लीजिए चूहा है, चूहा को किसने खाया? सांप ने। चूहा को बिल्ली भी खा सकती है। बिल्ली को किसने खाया? शेर भी खा सकता है, कुत्ता भी खा सकता है। फिर सांप को मानव भी खा सकता है, हिंसक जानवर भी खा सकते हैं, कोई बिल्ली भी खा सकती है। तो इस तरीके से जो लोगों का जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं किसी एक निश्चित दिशा में नहीं हैं, वो सब एक दूसरे से उलझी हुई हैं, जो एक से अधिक शिकार पर निर्भर हैं। तो इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं।
यानी कि जब ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में नेट के रूप में, जाल के रूप में उलझ जाती हैं तो उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, ये 3 शब्द, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, ये 4 शब्द हैं और चारों शब्दों से लेकर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके वीडियो का यह अवधारणा थी, हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित जो उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट प्राकृतिक पर्यावरण है और दूसरा भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण। तो सामाजिक पर्यावरण के परिवार वाले भाग से हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।